हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि आज हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम की और फूड चेन या फूड वेब की। तो आइए हम देखते हैं जैसा कि जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स या इकोसिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है उत्पादक, मतलब प्रोड्यूसर, जो खुद अपना भोजन बनाता है। उसके बाद इस पर जो निर्भर होता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, मतलब कंज्यूमर कहते हैं। और इनको अपघटक करने वाला या डिकम्पोज करने वाला कौन होता है? वो अपघटक होता है या डिकम्पोजर। मतलब इकोसिस्टम में उत्पादक होता है जो अपना समय भोजन बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड निर्भर रहने वाला उपभोक्ता होता है। उसके बाद अपघटक जो उसको अपघटक कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, ये होता है। तो आइए इसको और हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे उत्पादक में वनस्पति को रख सकते हैं, वनस्पतियाँ, हरी वनस्पतियाँ जो अपना भोजन समय सूर्य की रोशनी में बनाती हैं। उसके बाद उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर, एक तरह के तो होंगे नहीं, तो वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो है वो तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक टर्सरी कंज्यूमर। उपभोक्ता मतलब ये प्रोड्यूसर है प्रथम, फिर उसके बाद इस पर निर्भर रहने वाला प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर, या तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर। अब इसको और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे इसमें हम पेड़ पौधे या घास फूस रख सकते हैं। मान लीजिए घास रख सकते हैं, यह है घास जो अपना भोजन समय बनाती है किसकी रोशनी में? सूर्य की रोशनी में। सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन समय बनाती है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। ये घास CO2 वातावरण से एब्जॉर्ब करता लेता है और ये मृदा से H2O जल को अवशोषित करता है और सूर्य की रोशनी में, सनलाइट की रोशनी, सूर्य की रोशनी में क्रिया करके, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। H2O प्लस CO2, ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो इनकी पत्तियों में होता है, पूछ लेता है किसकी, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है किनकी मौजूदगी में। क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस, इस क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया से बनाता है, हरे पौधे बनाते हैं अपना भोजन, ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन और वाष्प। ये क्रिया द्वारा अपना भोजन पेड़ पौधे या हरी घास फूस जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
अब इनको कौन खाता है, अब इनको पर कौन डिपेंड है, निर्भर है। मान लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, मान लेते हैं बकरी, हिरण, खरगोश, कुछ भी हो सकते हैं जो घास फूस पे डिपेंड हैं, निर्भर हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। परीक्षा में पूछेगा, यही पूछेगा, घुमा फिरा के बकरी नहीं दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि उत्पादक पे, प्रोड्यूसर पे जो निर्भर है, पहले वो ये टोटल शाकाहारी रहेंगे, जो निर्भर रहेंगे प्रोड्यूसर पर, उत्पादक पर, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, जैसे बकरी। अब बकरी को और कौन इसके ऊपर निर्भर रह सकता है, भोजन बनता है बकरी का, तो इसमें मनुष्य को रख सकते हैं। मनुष्य बकरी को भी खा सकता है और घास फूस या साग को भी खा सकता है। तो ये हो गया द्वितीयक, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर में शेर, चीता, ये आते हैं। अब मनुष्य जो है बकरी को भी खा सकता है और घास फूस भी, साग भी खा सकता है, तो ये कहलाएगा सर्वाहारी। ये भी प्रश्न बन के आता है। जितने भी पॉइंट हम बताएंगे या लेके चल रहे हैं, तो ये परीक्षा में प्रश्न बन के आते ही हैं, यही पॉइंट ऐसे बन के आते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो पहले इसे शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। इसके बाद ये मांसाहारी होते हैं, ये घास नहीं खा सकते। शेर घास नहीं खा सकता, ये इसको भी खा सकता है और बकरी को भी खा सकता है। ये मांसाहारी हैं और मनुष्य सर्वाहारी है, बकरी शाकाहारी है। तो इस तरीके से पहले हमने देखा इकोसिस्टम में जो होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। उपभोक्ता को 3 तरह के उपभोक्ताओं में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता। इसको और समझने के लिए हम आए यहाँ पे घास, जो सनलाइट की रोशनी में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। घास, पेड़ पौधे जो अपने बनाते हैं, उसके बाद उनको खाया बकरी, भोजन वो बना बकरी का, बकरी भोजन बनी मनुष्य का, और मनुष्य शेर का भी बन सकता है या भी नहीं बन सकता। तो जो उत्पादक पे पूरी तरह से निर्भर है वो शाकाहारी होगा, जो मांस नहीं खा सकता, और जो मांस भी खा सकता है और साग भी खा सकता है वो सर्वाहारी होगा, जैसा कि मनुष्य। और शेर या चीता जो मांस खाते हैं, सिर्फ वो मांस ही खा सकते हैं, वो घास फूस नहीं खा सकते। तो ये इतना समझ में आया इकोसिस्टम का। ये अब इससे थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन, इसको इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए कि अब फूड चेन और फूड वेब बताने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। जैसा कि यहाँ जो घास फूस था, अगर वन जैसे जंगल का इकोसिस्टम लिया जाएगा तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, ट्रीज होंगी। और अगर ये जली इकोसिस्टम रहेगा तो वहाँ पे शैवाल होंगे, शैवाल को खाएगा छोटी मछली, छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली, बड़ी मछली को मगरमच्छ भी खा सकता है या शार्क भी खा सकती है। तो वो जली इकोसिस्टम रहेंगे। अब हम जो इम्पोर्टेंट और दूसरा टॉपिक है फूड चेन को भी लेते हैं। फूड चेन क्या चीज है? फूड चेन या इसको आहार श्रृंखला भी कहते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ये चेन की रूप में होती है, ये रेखी तरीके से होती है। जैसा कि घास वाला ही
उदाहरण ले लेते हैं। ये घास है, घास को टिड्डे ने खाया, घास को टिड्डे ने खाया। फिर टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को स्नेक या सांप ने खाया, और सांप को बाज ने खाया, बाज अपघटक। उसके बाद इसका अपघटन या डिकम्पोज हो गया। अब इसको दूसरी तरह से रिसाइकिल के रूप में देख सकते हैं कि जैसे ये घास है, इसने सूर्य से अपना भोजन बनाया सनलाइट की रोशनी में। अब इसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे ने खाया। ये एनर्जी फ्लो भी है, एनर्जी एक से निकल के दूसरे में एनर्जी जा रही है। एनर्जी का एक फार्मूला और है कि 10% माइनस होती चली जाती है। ये दूसरा फार्मूला है, बहुत डीप में होगा। तो घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, या मेढक सांप का भोजन बना और सांप जो है वो भोजन बना बाज का, और बाज जो है डिकम्पोज हो गया, अपघटन हो गया, इसका अपघटक बना जीवाणु और बैक्टीरिया और कवक का। और ये फिर जो है कवक ने क्या किया, इसका डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोजर इसका डिकम्पोज करके इसके और कार्बनिक चीज़ों को मृदा मिला दिया और वातावरण में मिला के फिर उसको घास का प्रोडक्शन कर दिया। तो ये था फूड चेन। अब इसमें इसी को हम फूड वेव या आहार जाल भी कह सकते हैं, बना दें। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फूड चेन जो है रेखीय अवस्था में रहती है और एक श्रृंखला के रूप में चलती है, तो इसीलिए इसे आहार श्रृंखला या फूड चेन भी कहते हैं। और हम देखेंगे फूड वेव या आहार जाल। अब हम इसको देखेंगे फूड वेब या आहार जाल। अब देखिए, जैसा घास है, घास को सिर्फ टिड्डा ही नहीं खा सकता। ऐसा तो है नहीं सिर्फ घास को टिड्डा ही खा सकता है, फूल पत्तियों को सिर्फ टिड्डा ही खा सकता है। इसको बकरी भी खा सकती है, और इसको हिरण भी खा सकता है, और इसको खरगोश भी खा सकता है। बकरी को मनुष्य खा सकता है, हिरण को शेर खा सकता है, चीता खा सकता है, बाघ खा सकता है, और हिरण को चीता भी खा सकता है। खरगोश को चीता भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है। बकरी को शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है। मेढक को बाज खा सकता है, टिड्डे को सांप भी खा सकता है। इस तरीके से ये जो है एक जाल के रूप में बनता चला जाता है। जैसा कि टिड्डे को चिड़िया खा सकती है, चिड़िया को बाज खा सकता है, या चिड़िया को सांप भी खा सकता है। तो ये एक जाल की तरह बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। और इकोसिस्टम का एक रूल है कि जितना जटिल रहेगा ये चेन, जितना जटिल रहेगा उतना ही इकोसिस्टम अस्थाई और संतुलित रहेगा।
अस्थाई और संतुलित रहेगा। जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जैसा कि अगर मान लीजिए खरगोश नहीं है तो शेर हिरन से काम चला लेगा, बकरी को खा लेगा, एनर्जी कहीं ना कहीं से हासिल कर लेगा। बकरी नहीं है तो हिरन और खरगोश को चीता या शेर खा लेंगे। तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना जटिल होगा, उतने ही अस्थाई और संतुलित इकोसिस्टम होगा। अब इन सब का अपघटन कौन करता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीवाणु और कवक, डिकम्पोजर जो होते हैं, इनको प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, मेहतर भी कहा जाता है। ये प्रश्न बन के आता है कि डिकम्पोजर किसको सफाई कर्मी या कहा जाता, प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? तो अपघटक को या डिकम्पोजर को डिकम्पोजर को कहा जाता है। और डिकम्पोजर वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिकम्पोजर क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल को बदलता है, तोड़ देता है सिंपल कार्बनिक मटेरियल में। सिंपल कार्बनिक मटेरियल में, और फिर उसके बाद उसका अपघटन करके उसको मृदा में और वातावरण में जो गैसें होती हैं वातावरण में मिला के रिसाइकिल को पूरा कर देता है। इस इकोसिस्टम में अगर कोई चीज़ का भी डिसबैलेंस हो गया तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और जो संतुलन बना है वो असंतुलित हो जाएगा। इसलिए जैसा कि अगर शेर को कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर उसके बाद हिरण, खरगोश की तादाद, बकरियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और वो पूरा घास जो है चर के ख़त्म कर डालेंगी। या फिर इन लोगों को, प्रथम उपभोक्ता को ख़त्म कर दें, हटा दें, तो घास इतना तेजी से फैलेगी कि किसी और जीव जंतुओं को फैलने नहीं देगी। इसलिए इसमें जो है इकोसिस्टम में कोई भी एक चीज़ का भी डिसबैलेंस हुआ तो इकोसिस्टम बिगड़ने लगता है। उम्मीद है यही से प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बताया हमने, ये डिकम्पोजर अपघटन के बारे में बताया कि अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी, मेहतर भी कहा जाता है। यही पॉइंट प्रश्न बन के परीक्षा में आते हैं और भर के आते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये फूड चेन और फूड वेब इकोसिस्टम का थोड़ा सा जिक्र हमने जो किया था वो समझ में आया होगा। और अगर आप डीप में स्टडी करना चाहते हैं तो अच्छी बुक को फॉलो करें या फिर कोई यूट्यूब पे अच्छे चैनल, बड़ी क्लास लें। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो इस पर बड़ी क्लास लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।